लोन हम लेते तो हैं जीवन में, लेकिन हमें पता कैसे लगे या मैं कैसे जानूं कि मेरा लोन मेरे लिए कैसे कैलकुलेट होता है, या मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, या बैंक या एनबीएफसीज इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुझे कितना लोन मिल सकता है, मैं एलिजिबल कितने के लिए हूं, और कब ये लोन मेरा एनहेंस हो सकता है। लोन हम लेते तो हैं जीवन में, लेकिन हमें पता कैसे लगे या मैं कैसे जानूं कि मेरा लोन मेरे लिए कैसे कैलकुलेट होता है, या मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, या बैंक या एनबीएफसीज इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मुझे कितना लोन मिल सकता है, मैं एलिजिबल कितने के लिए हूं, और कब ये लोन मेरा एनहेंस हो सकता है। इसी इंक्वायरी या इसी जिज्ञासा को लेते हुए हम आज आए हैं अरुण डबराल जी के पास, जो टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो पिछले 24 साल से फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो अरुण जी से जानते हैं कि लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है। नमस्कार अरुण जी। अरुण जी, मैं एक लोन लेना चाहता हूं और बहुत चीज़ें होती हैं, वेबसाइट पर भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं कि लोन ऐसे होगा, आपके ऐसी एलिजिबिलिटी है, कई बार ऑफर्स आ जाते हैं, आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस लोन। तो ये होम लोन या पर्सनल लोन की या जो होती हैं एलिजिबिलिटीज़, और ये कैसे कैलकुलेट होती हैं? मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ या सैलरीड हूँ, तो ये कैसे कैलकुलेट होती हैं? नीरज जी, हम पहले तो जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको हम 3 तरीके से बैफरिकेट कर देते हैं। एक होता है हमारा सैलरीड क्लास, एक होता है हमारा बिजनेस क्लास, और तीसरा होता है हमारा प्रोफेशनल क्लास। तीनों को लोन देने के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। जैसे सैलरीड क्लास है, तो सैलरीड क्लास का क्राइटेरिया होता है कि उसकी मंथली इनकम क्या आ रही है, क्योंकि उसके पास तो वही आना है, या उसमें भी आएगा तो बड़ा घट के क्या आएगा कि बोनसेस आ जाएंगे या कुछ इंसेंटिव आ जाएंगे, तो उसके पास तो घर पे यही आना है। तो सैलरीड को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हम उसमें 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, ओके। दूसरा उसकी नेट सैलरी कितनी है, दूसरी चीज़ उसका रिटायरमेंट एज कितनी पड़ी हुई है। रिटायरमेंट एज है तो उसके बाद उसकी पेंशन आनी है या नहीं आनी है, और अगर रिटायरमेंट एज भी है तो उसके बाद उसको कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये 4-5 फैक्टर होते हैं। अब एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं, किसी की सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, ठीक है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स पीएफ वगैरह कटा के नेट आती है 1.5 लाख रुपए। तो मार्केट में जो लेंडर हैं वो 2 चीज़ों पे काम करते हैं। कुछ लेंडर काम करते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी पे, वो मान के चलेंगे आपकी 2 लाख रुपए की इनकम महीने में, लेकिन कुछ लेंडर आपकी मंथली इनकम मान के चलेंगे 1.5 लाख रुपए महीना है जो नेट आपके पास आ रही है। तो जो ग्रॉस वाले हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एक ग्रॉस सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज मान लेते हैं कि आपकी मैक्सिमम आप 60% से 70% आप इनकम का एज ए ईएमआई दे सकते हो, बाकी आपको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो 2 लाख है ग्रॉस, तो आपका हमने 60 या 65% मान के चले तो 1,30,000 रुपये आप महीना ईएमआई दे सकते हो। तो बाकी 70,000 नेट 1.5 लाख है। ये हम ग्रॉस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ग्रॉस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नेट पे नहीं कर रहे। 70% हमने मान लिया था ग्रॉस पे 65-70, तो 1,30,00,000 के आसपास 65 हो गया। अगर हम नेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट पे कई बार क्या होता है कि हम 65 की जगह 70 या 75 चले जाते हैं। तो 75 में भी करीबन आपका 1.5 उसका हो गया, तो करीबन आपका ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ के यानी 1.25 लाख रुपए के आसपास की वो हो गई ईएमआई दे सकते हो। आपकी एज है, आप बिल्कुल यंग है, नई अभी आपकी कुछ टाइम जॉब लगे, आप 35 एज है, तो हम आपको लोन भी 20 साल या 25 साल का भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने एक छोटी मोटी गाड़ी ले रखी है, तो गाड़ी की भी आपकी 15-20 हज़ार रुपये किस्त जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 1,30,000 रुपये हमारा आया कि हम इतनी एलिजिबल इनकम है आपकी, 1,30,000 में से हमारी ऑलरेडी ऑब्लिगेशन 20 लाख रुपये की चल रही है, तो 20 लाख रुपए की हम लोग 20,000 रुपये उसमें से माइनस कर लिए, तो ईएमआई 20,000 माइनस करते 1,10,000 का मेरे पास बच गया सरप्लस, जो मैं ईएमआई में कर। तो 1,10,000 का हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 800 रुपये पर लाख रुपए की ईएमआई है अगले 20 साल की, तो 800 से डिवाइडेड कर देंगे हम 1,10,000 रुपये को, तो उससे जो भी अमाउंट बनेगा 1.25 करोड़ 1,30,00,000 जो बनता है वो हम आपको लोन दे सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो नॉर्म्स एज पर आरबीआई या बैंक डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको लेंगे। तो आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एक तरीके से 1.25 करोड़ से 1,30,00,000 होगी। इसी तरह से अगर हम आते हैं बिजनेस पे, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये जो 60, 65, 70% हम ले रहे हैं ये सैलरी वाइज लेते हैं। किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो हम उसको 50% लेंगे, क्योंकि एक मिनिमम तो आपको फैमिली चलाने के लिए 20-25 हज़ार रुपये तो चाहिए।
तो उसमें हम वो भी देखते हो कि घर अपन 50%, 35%, 40% उसको कम पे ले को बोरोर में भी ऐड देख लेते हैं, उसकी फैमिली में कौन सपोर्टिव है, उनको भी ले सकते हैं। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के मल्टीपल तरीके, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी यानी मिक्स इकोनॉमी है कि टोटल सारा का सारा, कई लोग बिजनेस वाइट में होता है, कईयों का वैसे भी होता है, यानी बुक्स में नहीं आ पाता है, वो छोटे ट्रेडर होते हैं इस तरह। तो उनके लिए हमारे पास मल्टीपल, एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा कि आपने जी 5 करोड़ की टर्नओवर है, आपका 20 लाख का प्रॉफिट है, उसके अंदर 10 लाख का डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट वगैरह आप किसी लोन का पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट हमने उसको ऐड किया, आपकी मंथली इनकम निकाल दी, क्या मंथली इतनी इनकम कर रहे हो जैसे हमने सैलरी का, उस इनकम में से आपने ऑब्लिगेशन हटाई, हमने फिर उसको 70, 80, 90, 100% आपका लगाया, कितना आप करोगे इनकम में से, तो उस हिसाब से हमने आपकी EMI बना दी, सेम सैलरी रेट वाला आपकी मंथली इनकम कैलकुलेट कर ली। लेकिन कईयों में क्या होता है कि 5 करोड़ की टर्नओवर नहीं है, 1 करोड़ की वाइट में आ रही है, कुछ और भी करता है जो बिल नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए बैंक मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करता है कि उनका बैंक अकाउंट बहुत अच्छे है, कि बैंक में बैलेंस होते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो बैंक क्या करता है उसको 1 साल की हम पर्टिकुलर डेट, कई बैंक क्या करते हैं 1 से लेकर 30 तक पूरी हर डेट का एवरेज बैंकिंग निकाल लेते हैं। तो एवरेज बैंकिंग हमने मान के चले, किसी की 10, 15, 20 अलग अलग डेट लिखे, तो हम मान के चले कि आपका एवरेज बैंक बैलेंस आ गया 3 लाख रुपए। तो कुछ बैंक क्या करते हैं 3 लाख पे मल्टीप्लायर 1 ले लेते हैं, तो उस पर फायर लगा के, जैसे हमने 60-70% फायर लिया, तो 3 लाख का 60%, 70% फायर लगा के हम उसका ऐसे EMI कैलकुलेट करके आपको बता दें बैंक अकाउंट के बेस पे इतना आपको लोन दे देंगे। लेकिन उसमें कुछ और क्राइटेरिया भी इंटरनल, वो हम इतना डिटेल में भी नहीं, वो हम आगे वो कर लेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट होता है कईयों का कि हम टर्नओवर बेस पे होता है कि कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक मार्जिन होता है कि जी इस बिजनेस में 2% का मार्जिन है, इसमें 5 का है, इसमें 10% का मार्जिन है, ये 5 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, हमने 5% की मार्जिन ले गए, 25 लाख रुपए का इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें हमने फिर अगेन फायर लगा, तो ये ग्रॉस मार्जिन का प्रोडक्ट पे काम करते हैं बिजनेसमैन के लिए। इसके अलावा कईयों के क्या होता है कि ITR नहीं भर रहे होते, कम की ITR भरते हैं कि प्रॉफिट 2 लाख 3 लाख आ रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग एक बैंक क्या करता है, एक थर्ड पार्टी से वेरीफाई कराता है कि भाई इसकी पर डे की सेल क्या है, कैश में कितना आता है, जैसे कोई वो है तो सेल क्या आ रहा है, हम उस पर कैलकुलेट की जी करीबन नेट प्रॉफिट पे 4 का, हमने 3 का 4 का मल्टीप्लायर है, 3 लाख का प्रॉफिट है, उसको 12 लाख मान के चलिए, फिर उस पर हमने फायर लगाया, उसी तरीके से फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो ऑब्लिगेशन हटाए, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके लोन दे सकते हैं। फायर तो मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, ओके, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग प्रोडक्ट है, कई बैंक क्या होता है कि लो LTV प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, कि जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमको लोन ही 30 लाख रुपए से, बोल लोग बैंक सोचता है कि जिसने 70 लाख अरेंज कर लिए हैं तो वे 30 लाख को है, तो कहीं ना कहीं इसके पास कैश रिच है, तो हम लो LTV में 40-50% अगर हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो कर रहे हैं तो हम मिनिमम इनकम पर भी काम कर लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर बैंक काम करता है SCNPs में, जो बिजनेस क्लास है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, CA हो गए, आर्किटेक्ट हो गया, लॉयर को नहीं, लेकिन इनको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इनकी एनुअल रिसीट्स क्या है। तो एनुअल रिसीट्स पे कुछ बैंकों के प्रोडक्ट है कि उसको मल्टीप्लायर बाय 2 दे देते हैं, मल्टीप्लायर बाय 3 दे के उस हिसाब से हम लोन कैलकुलेट करके बता देते हैं। उनके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स भी तो देखते होगे, वो भी सब? हाँ, इनकम टैक्स है नहीं, उनकी ग्रॉस रिसीट्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है उसमें, तो ग्रॉस रिसीट वाले प्रोडक्ट हैं उनके लिए, और नेट इनकम वाले प्रोडक्ट, तो जिसमें ज़्यादा एलिजिबिलिटी बनती है उस तरफ से लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं या NBFC प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इट इज द इनिशियल, ये इनिशियल है, बहुत सारे प्रोडक्ट, फिर इनके अंदर भी प्रोडक्ट है कि उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं हर एक चीज़ के। जैसे बैंकिंग का प्रोडक्ट है कि हमने 2 करोड़ तो मेरा बैंकिंग में बन गया एवरेज में, लेकिन नॉर्मल में आपका उसका 40% बनना चाहिए, मीन 80 लाख आपकी नॉर्मल इनकम बननी चाहिए, तो और बैंक में आपका 2 लाख रुपए बन रहा है, 2 करोड़ बन रहा है, तो हम तब आपको 2 करोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका 70 लाख बन रहा है बैंकिंग में, तो हम उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग। तो वो बैंक के और जब आप उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका एरिया कौन सा है जहाँ वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, मतलब फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये आपने ओवरव्यू दिया है कि एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, तो सिविल और वो चीजें बहुत सेकेंडरी हैं। फिर उसके बाद सिविल पहले, सिविल सबसे पहले, सिविल सबसे पहले, हाँ हाँ, सिविल सबसे, आपका फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छा ये इसको कैरेक्टर वर्ड भी कैसे, आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा है। तो देखा आपने कि कम से कम मुझे ये पता तो लगा कि मेरी एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है,
और अच्छा, एक सैलरी वाले प्रोडक्ट में ये था कि मान लीजिए मेरी एज 45-46 है और मेरे पास जॉब के लिए 10 इयर्स बचे हैं या 50 इयर्स है, तो उनके लिए कोई प्रोडक्ट है? कुछ कंपनीज का, कुछ बैंक और एनबीएफसी इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में काम करती है। क्या आप मान सकते हैं कि मैं अगर एक अच्छी स्टेज पे आया हूँ तो 45 के बाद आता हूँ, जो हमारा पुराना है, आज की बात नहीं करते, जिस एज के हम हैं, तो हम आज अपने प्रोफेशन के पीक पर हैं, तो आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो मान लीजिए मेरे पास काम करने के लिए 10 साल है, मेरी रिटायरमेंट एज 60 है या 62 है, तो क्या 10 साल का भी कोई प्रोडक्ट है हमारी एज के बजाय हमें को मिल जाता है? 10 साल इसको वर्किंग मान लेते हैं कि मैं सीनियर पोस्ट पे आ चुका हूँ, मेरा वो है, तो उनके लिए भी प्रोडक्ट होगा 35, 20 इयर्स मेरे पास नहीं है, 20 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 5 ईयर प्लान भी दे सकते हैं, 5 ईयर लोन दे सकते हैं। और जहाँ तक नए लोगों का एज वो है, तो जो आज की डेट में सैलरीड है, पहले अब में सिनेरियो चेंज है। आज की डेट में जो पेरेंट्स है, बच्चे जैसी जॉब में लगते हैं, अच्छी जॉब में लगते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब में लगते पहले शादी कर देते थे। आज के डेट में शादी नहीं करते, पहले उसको एक मकान दिला देते, मकान दिला देते हैं। हाँ, तो नई जनरेशन अब जैसी आती है तो सबसे पहले मकान करती है। बहुत अच्छी सोच है ये कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें और एक बार सेटल हो जाएं तो जीवन में फिर अगले स्टेप पर चलें। तो देखा अरुण जी ने बड़े सिंपल वर्ड्स में हमें एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और एलिजिबिलिटी कैसे हम खुद भी एक समझ सकते हैं वो बताया, और डिटेल में भी हम इनसे अगले आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि एलिजिबिलिटी के और क्या क्या फैक्टर्स हैं। अगर किसी एलिजिबिलिटी में हम लैग करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बैंक से हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ले पाएँ, और हमारी अगर एलिजिबिलिटी कम बन रही है और उसको मैं ज़्यादा में लेना चाहता हूँ, तो उससे हम अगले वीडियो में उनकी डिटेल्स में जानेंगे। तो अरुण जी, जब नए नए प्रोडक्ट्स कुछ भी आएंगे तो अरुण जी आप हमें ज़रूर अपडेट करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप चाहते हैं इनकी कंपनी टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए ऐसे ही प्रोडक्ट और ये फ्री आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, आप इनसे नीचे दे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस इनकी तरफ से फ्री है और आप अपनी एलिजिबिलिटी को इनसे चेक करा सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में अगर लोन की कोई प्लानिंग है तो आप इनसे ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इनको कांटेक्ट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अरुण जी हमारे चैनल